हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। कुशल, हरेंद्र, प्रांजल, सभी को गुड इवनिंग। थैंक यू भाई, हर साल आपको। सर, आई लाइक द वे हाउ यू टीच द इलिस्ट्रेशंस एंड द डायग्राम विच हेल्प मी लॉट। चलिए भाई, अच्छी बात है, आपको इसका फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। दुर्गेश, अनस, प्रणव, शुभम, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग। चलिए बच्चों, तो हम लोग रोलिंग में फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा। आप इतना इम्पेशेंट मत होइए, बस 2 3 लेक्चर और लगेंगे इसमें। ये इसी वीक ख़त्म हो जाता। काफ़ी मैं बीमार पड़ गया था एक्चुअली, तो इसलिए, नहीं तो इस वीक या आज ये रोटेशन का लास्ट लेक्चर हो रहा होता। तो 1 2 लेक्चर और है, उसके बाद फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा। आगे के टॉपिक्स में उतना समय नहीं लगेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। और आप समय से मत परेशान होइए, आप ये सोचिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको जाके क्रॉस चेक करिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उस लेवल से आप जेई एडवांस के क्वेश्चन, जेई मेंस के क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। दैट इज द मेन थिंग, वो जरूरी है। तो रोलिंग में बच्चों हम लोग ने रोल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देखा। उसी पे एक क्वेश्चन मैं आपको जनरल देता हूं, देखें कितने लोग करते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक प्लैंक है बच्चों, और ये प्लैंक ग्राउंड पे रखा हुआ है, और आपने जो है स्पिन करके इस पे जो है स्पिन करके, ये प्लैंक है, इसको आपने ग्राउंड पे रखा हुआ है, पूरा प्लैंक है ये, और आपने स्पिन करके इस पे कोई डिस्क स्पिन करके छोड़ रखा है। ठीक है, आपने इसको स्पिन करके छोड़ रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब मैं जो कर रहा हूं इस पे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 5। ठीक है, तो आपने इसको किया क्या है, स्पिन करके छोड़ दिया है। इनिशियली क्या है, आपने इसको स्पिन दिया है ओमेगा नॉट का। ठीक है, और ये अपना स्मूथ है, ये स्मूथ है, दोनों के मास m है, मास m, रेडियस r, इसका मास भी m है। ठीक है, और आपने इसको स्पिन करके छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको बताना है ये एट t=0 है। आपने इसको छोड़ दिया, डिस्क है ये, डिस्क है। ठीक है, डिस्क को आपने छोड़ दिया। आपको बताना क्या क्या है, फाइंड द टाइम व्हेन डिस्क स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। ठीक है, आपको दूसरी बात बतानी है कि वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द प्लैंक एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, या डिस्टेंस बोला जा सकता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्क, है ना। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा जब ये प्योर रोलिंग शुरू कर देता है। ठीक है, ये हमें बहुत सारी चीजें करनी है। चलिए, तो अब यहां पे क्या हो सकता है, आप लोग बताइए जरा, क्या सोच पा रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा बताइए मुझे।
आप लोगों को क्या लगता है, क्या सोचना चाहिए? ये तो अभी ग्राउंड पे बता चुका हूं, रोल ऑफ फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा बताओ, जैसे आप इसे स्पिन करके छोड़ोगे, कांटेक्ट पॉइंट पे फोकस करो। यहां कांटेक्ट पॉइंट है P, यहां कांटेक्ट पॉइंट है P। तो इस पॉइंट की रिलेटिव स्लिपिंग की टेंडेंसी क्या होगी? पीछे जाने की होगी, है ना। तो डिस्टेंस आप देखो, आपने इसको केवल स्पिन दिया है, स्पिन करके छोड़ दिया है। तो जैसे छोड़ोगे, इनके बीच में कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है ना। म्यू बी द कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द डिस्क। ठीक है, अरे भाई शिखर, आप तो सीरियस ले रहे हो। गिव योर गूगल पे नंबर, वी विल पे वन। अरे कैसी बात कर रहे हो यार। मैं तो बस मतलब मैं, आपने मेरी चीजें समझा नहीं, मैंने ह्यूमर में कहा था, आप उसको सीरियस ले रहे हो। बच्चों आप बस रिजल्ट दो पढ़ के, है ना, और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहां पे अपने पास जो है ये P होगा और ये P है। तो अभी देखो ये सेंटर है, तो ये सेंटर से बच्चों स्पिन करा रहे हो, तो ये P जो है इधर जा रहा होगा। ये जब P इधर जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी रिलेटिव स्लिपिंग क्या होगी, इस तरफ होगी। तो जब रिलेटिव स्लिपिंग इधर होगी तो इस पे फोर्स लगेगा कैसा, फॉरवर्ड। ध्यान रहे, उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं। और इस पे पीछे होगा। एक काम करो, रुको, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस पे, लेकिन ये प्लैंक पीछे जाएगा। मैं थोड़ा चाहता हूं कि प्लैंक आगे जाए, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेता हूं, उससे कोई परेशानी नहीं है। इसको मैंने ऐसे रिवर्स स्पिन देके छोड़ा है ओमेगा नॉट का। ठीक है, तो ओमेगा नॉट से ये इस पॉइंट P की रिलेटिव स्लिपिंग, है ना, सेंटर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट P इधर जा रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इधर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स प्लैंक का डिस्क पे लगेगा बच्चों बैकवर्ड, है ना। तो फिर ये इधर जाएगा, उससे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, किसी एक को तो इधर जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। तो प्लैंक का कोई भी एक केस ले लेते हैं, उससे कुछ परेशानी नहीं है। मतलब मैंने इसको स्पिन करा के छोड़ा है, स्पिन अगर ऐसे कराऊंगा, दोनों की डायरेक्शन आप देख लीजिए, तो इसमें अगर ये इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन इधर मिलेगा, तो ये इधर रोल करेगा। तो जबकि इधर प्लैंक है नहीं, तो थोड़ा सा वो अनलॉजिकल लग ही रहा है। तो पहले वाला ही सही है, वही ले लेते हैं, है ना। तो ये बच्चों इधर हो जाएगा अपने पास ओमेगा नॉट। तो इसके वजह से ये पीछे जा रहा होगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की ओर, और इस पे इधर आगे की तरफ। तो ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, मतलब प्लैंक का एक्सेलरेशन इधर होगा कुल मिला के। तो इधर लगेगा एफ के, इस पे लगेगा एफ के। ये एफ के दो रोल प्ले करेगा बच्चों आगे के लिए, सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करेगा और एक टॉर्क देकर ओमेगा को रिटार्ड करेगा, है ना। इसके पास कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं था, अब ट्रांसलेशन मोशन को इनिशिएट कौन करेगा, एफ के। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आप बोल सकते हो क्या कि एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग वाली सिचुएशन जब होगी तो क्या होगा, तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग बच्चों क्या हो रहा होगा, देखो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग क्या होगा, इसको ए की वजह से, एफ के की वजह से इसके पास एक एसीएम आ जाएगा, ये तो देख रहे हो, इसके पास एक एसीएम आ जाएगा और एक इसके पास अल्फा आ जाएगा, जो इसके अपोजिट होगा, है ना। इस पे अल्फा ऐसा होगा, ये ए आ जाएगा, अल्फा इधर होगा, और ये अपना ओमेगा नॉट था इनिशियली, यही तो होगा। तो अल्फा जो है ओमेगा नॉट को कम करेगा, मतलब इसकी जो इनिशियली रोटेशन की टेंडेंसी थी वो कम होगी, और इसका जो ट्रांसलेशन इनिशिएट होगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जब यहां पर आप बोल सकते हो कि सर इसमें जब प्योर रोलिंग शुरू कर रहा होगा ये,
तो क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए आप बताओ। ये यहां पे कहीं पे अगर प्योर रोलिंग शुरू करेगा तो इसके पास कुछ v होगा इसी तरफ, ठीक है, और ओमेगा जो होगा वो घटते घटते कुछ ओमेगा नॉट से ओमेगा हो चुका होगा, ये v हो चुका होगा, और इसके पास एक्सेलरेशन इधर है, तो आप बोल सकते हो इसके पास कुछ v1 इस तरफ होगा। बोलो, इस fk की वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, तो v1 ऐसा होगा। अब ये क्लियर है सभी को? ये इस पे ऐसे रोल करता हुआ जा रहा होगा, ये पीछे जा रहा होगा v1 से, यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब यहां पे बताओ कि एट t इक्वल टू t हमने बोला प्योर रोलिंग शुरू हो गई, प्योर रोलिंग ऑफ डिस्क। किसने प्योर रोलिंग कराया? काइनेटिक फ्रिक्शन ने। किसने प्योर रोलिंग कराया बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन ने। अब इसकी कंडीशन लिखना सिखाया तुम लोगों को, तो फिर से आप यहां पे दो पॉइंट लेंगे, P और P, दोनों कॉमन पॉइंट है। चलो लिख के बताओ, कुछ बच्चे लिखना शुरू कर रहे हैं। V इक्वल टू V1 प्लस आर ओमेगा। गलत है, गलत है बच्चों, गलत है। आर आप ये ले लीजिएगा, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग लिख नहीं पा रहे हो अभी तक। क्या सिखाया था? दोनों को अलग करो, यही तो सिखाया था कि आपको जो है डिस्क को अलग करना है, प्लैंक को बच्चों अलग करना है, दोनों का ये जो कॉमन P पॉइंट है इस पे नेट वेलोसिटी देखना है। तो देखो जरा, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? ब्रेकिंग ऑफ मोशन से, ट्रांसलेशन की वजह से V, रोटेशन की वजह से R ओमेगा, रोटेशन की वजह से R ओमेगा। बोलो, इस P पॉइंट को मिलेगा, है ना? ये अपना ओमेगा था और ये V था, तो इस P को क्या मिलेगा? ट्रांसलेशन के वजह से V और रोटेशन की वजह से R ओमेगा। इसी P पॉइंट के बच्चों यहां पे क्या मिलेगा? V1। तो क्या सिखाया था कि अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी है तो जो इस P पॉइंट की प्लैंक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वही नेट वेलोसिटी होनी चाहिए इस P पॉइंट की डिस्क के रिस्पेक्ट में। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? R ओमेगा माइनस V। तो फॉर कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हो जाएगा R ओमेगा माइनस V इज इक्वल टू V1। ये होगा भाई R ओमेगा माइनस V इक्वल टू V1। भाविक ने सही लिखा है, बहुत बढ़िया भाई भाविक। तो बहुत कम बच्चों ने सही लिखा है, R ओमेगा माइनस V इक्वल टू V1। दिस इज आवर क्रूशियल वन। बहुत सिंपल भाषा में समझाया है, कभी भी रिलेटिव स्लिपिंग को नहीं ऑकर करे। इसके लिए जो कॉमन पॉइंट है, ये अपना कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट जो P है बच्चों, ये कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए? इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ट्रांसलेशन, रोटेशन, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो P पॉइंट की डिस्क के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होगी वही प्लैंक के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, उसी डायरेक्शन में। तो इसकी तो V1 है, तो इसकी भी R ओमेगा माइनस V इसी तरफ हो जाए तो रिलेटिव स्लिपिंग ऑकर नहीं होगा। तो आपने पहली इक्वेशन लिख दी। अब आप दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? Fk के बारे में इसका A क्या लिख सकते हैं? अल्फा निकाल सकते हैं और वहां से सारी कहानी हम लोग कर सकते हैं। अब एक बात और है, मैंने लास्ट टर्न पे आपको एक और मेथड बताया था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कमेंट करके बताइए बच्चों, क्या आप लोग यहां पर वो शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं और किस पॉइंट के अबाउट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे प्लीज कि यहां पर हम कोई ऐसा पॉइंट ले सकते हैं जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, डिस्क और प्लैंक दोनों के लिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। लास्ट टर्न पे मैंने एक ग्राउंड पे रोलिंग हो रही थी तो मैंने उसको एक एंगुलर मोमेंटम वाला मेथड भी बताया था, ग्राउंड पे किसी भी जगह पे। जल्दी बताइए भाई। ये सुमित भाई, इतना कुछ मेंस के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, मेंस में सब कुछ कभी नहीं आएगा, जेई मेंस में सब एडवांस के लिए ही पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। अबाउट पॉइंट P, अच्छा आप कह रहे हैं अबाउट पॉइंट P कर सकते हैं, ओके। पॉइंट ऑन द प्लैंक पे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, ये बच्चों ने मुझे बताया।
सभी बच्चे एग्री हो रहे हैं कि पॉइंट पे कोई पॉइंट लें, कोई भी पॉइंट लें, वहां पे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों मजेदार बात सुनो, ये आपकी बात नहीं है, किसी आप टीचर से भी पूछेंगे तो शायद वो आपको बोल दे हाँ हाँ कर सकते हैं, बट आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बच्चों। यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते आप प्लैंक पे कोई पॉइंट या ग्राउंड के किसी पॉइंट पे। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? चलिए देखिए, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि यहां एक्सेलरेशन है, यहां पे भी एफ के है। तो आप अगर प्लैंक के रिस्पेक्ट में, चलो बताता हूं, इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना, या प्लैंक के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाली कहानी नहीं कर सकते बच्चों। एंगुलर मोमेंटम वाली कहानी नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन ये हो सकता है कि यहां एफ के लग रहा है। जब ये प्योर रोलिंग कर रहा था, जब ये प्योर रोलिंग कर रहा था तो यहां पे एक्सेलरेशन भी रहा होगा ऑब्वियसली, है ना। इसका एक्सेलरेशन अपना कुछ, इसका A1 ले लेते हैं, इसका A माना है, इसका एक्सेलरेशन प्लैंक का A1 ले लेते हैं। जब ये प्योर रोलिंग कर रहा था तो A1 एक्सेलरेशन ले लिया, ठीक है। अब देखो, अगर प्लैंक के रिस्पेक्ट की बात करते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक बच्चों इसकी अगर एबीडी बनाओ तो क्या नेट टॉर्क 0 होगा जहां पे आप बात कर रहे हो? इसके विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक बच्चों यहां सूडो लग जाएगा, समझ गए? तो यहां सूडो, ये सूडो जो है टॉर्क दे देगा। तो तुम लोग जो बोल रहे थे कि यहां पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए सर, यहां पे कोई पॉइंट P ले लें या ये पॉइंट P ले लें कहीं पे भी, तो यहां पे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे, नहीं कर सकते। क्योंकि नो डाउट फ्रिक्शन की तो बात आप जो बोल रहे हो ठीक है। अब रोलिंग शुरू हो रहा है, रोलिंग के पहले अगर भी बात करें तो एफ के की, तो एफ के तो लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास होगा, ये बात सही है। एफ के का लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास होगा, नॉर्मल रिएक्शन एंड एमजी का टॉर्क नहीं होगा। बट देयर इज ए एक्सटर्नल फोर्स on the disk with respect to the frame plank and plank is a non inertial frame, तो आपको एक सूडो देना होगा। तो वी हैव ए टॉर्क ऑफ सूडो, है ना। तो वी कैन नॉट कंजर्व, मैं नोट करके लिखे दे रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम of system about P as torque of pseudo तो टाउ नेट एट P नॉट इक्वल टू 0 है विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है। क्लियर है? बहुत बच्चे कहना चाह रहे होंगे मे बी। तो अब चलिए, तो इसका मतलब आपको फंडामेंटल मेथड से ही जाना होगा, और फंडामेंटल मेथड आपको यही कहता है कि आप क्या करिए, एफ के पहले लिख लीजिए, डिस्क के लिए इक्वेशन लिखना शुरू करिए। एफ के इक्वल टू एम इंटू ए, दैट इज म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो ए आ जाएगा म्यू जी, टॉर्क अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा हो जाएगा एफ के इंटू आर अपॉन में आई, है ना। एफ के होगा म्यू एम जी इंटू आर अपॉन में आई होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क है। तो अल्फा आ जाएगा 2 म्यू जी अपॉन में आर, तो अल्फा हो जाएगा 2 म्यू जी अपॉन में आर, ठीक है। तो हमें अल्फा मिल गया, एफ के मिल गया। अब A1 की बात करें तो A1, हालांकि दोनों के मासेस मैंने सेम लिया है। अरे भाई, प्योर रोलिंग के टाइम में होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम कंजर्वेशन किसी एक इंस्टेंट पे नहीं करते ना। कंजर्वेशन तो हम जिस स्टेट से जिस स्टेट तक करते हैं उसमें पूरे में नेट टॉर्क 0 होना चाहिए,
मेरी बात समझ रहे हैं? जब इस पे ये प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा तब आप बोल सकते हैं, जब ये प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा तब आप बोल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बोल सकते। जब जिस इनिशियल स्टेट से जिस फाइनल स्टेट में करना है वहां पे सूडो लग रहा होगा, एक्सेलरेशन और प्लैंक रहा होगा, है ना? तो उसके बाद जब तक एफ के होगा तो प्लैंक में भी एक्सेलरेशन होगा, तो सूडो लगता रहेगा। तो आप किसी एक मोमेंट के लिए थोड़ी बोल सकते हैं। कंजर्वेशन तो इनिशियल से फाइनल स्टेट के लिए होता है, शायद दुर्गेश क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा 2 म्यू जी बाई आर, ठीक है, 2 म्यू जी बाई आर। तो बच्चों अल्फा आ गया, ए आ गया, और A1 भी वही होगा क्योंकि एफ के दोनों के मास मैंने सेम ले रखे हैं, अलग भी हो सकते हैं, m इंटू A1। तो A1 भी अपना वही हो जाएगा म्यू जी, A1 भी वही होगा। तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग क्या करने वाले हो, हमारी कंडीशन क्या थी, ओमेगा निकाल लें, ओमेगा और V निकाल लें एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग का। तो V क्या लिख सकते हैं बच्चों, V हो जाएगा V नॉट 0 है इंटू 80, दैट इज म्यू जी टी। ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। देखिए ध्यान से, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। माइनस अल्फा क्यों किया है, ठीक है, अल्फा कैसे फाइंड किया, टॉर्क लिखकर, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, दिस इज टॉर्क एफ के, ये एफ के है, एफ के का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो एफ के इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, वहां से अल्फा फाइंड किया है। ओमेगा है ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, तो ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, ओमेगा नॉट की वैल्यू ओमेगा नॉट दे रखा हुआ था, माइनस अल्फा अपने पास है 2 म्यू जी अपॉन में आर इंटू टी। तो ये बच्चों ओमेगा आ जाएगा, वी आ गया, ओमेगा आ गया। व्हाट अबाउट V1, तो V1 भी लिख लें, V1 हो जाएगा A1T, और ये भी वही होगा म्यू जी टी, ये भी वही होगा म्यू जी टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब यहां पुट करते हैं, इन तीनों में हमें रिलेशन पता है, V ओमेगा और V1 में हमें पता है रिलेशन क्या था एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग। हमारे पास एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग क्या था, V1 यही तो था, देखिए ये आर ओमेगा माइनस वी इक्वल टू V1, आर ओमेगा माइनस V1 इक्वल टू माइनस वी इक्वल टू V1। तो बस इसी रिलेशन को यहां पुट कर दीजिए, तो अपने पास ये तीनों रिलेशन आ चुका है। अब एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग ठीक है। तो अब देखो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग तीनों में क्या रिलेशन था, आर ओमेगा माइनस वी इक्वल टू V1, यही तो था, आर ओमेगा माइनस वी इक्वल टू V1। तो बच्चों इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करो, आर ओमेगा, ओमेगा था ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी अपॉन में आर टी, माइनस वी की वैल्यू है म्यू जी टी, है ना, इज इक्वल टू V1 कितना है म्यू जी टी। तो इसको इधर ले आओ, तो आर ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी टी माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू म्यू जी टी। तो ये 3 और 4, तो आर ओमेगा नॉट इक्वल टू 4 म्यू जी टी, चेक करिएगा, टी इक्वल टू आर ओमेगा नॉट अपॉन 4 म्यू जी। तो बच्चों ये आ जाएगा टाइम ऑफ प्योर रोलिंग। बहुत बढ़िया भाई धैर्य, बहुत बढ़िया, आर ओमेगा नॉट अपॉन 4 म्यू जी टी, ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आर ओमेगा नॉट अपॉन 4 म्यू जी टी। तो बच्चों इसीलिए कुछ रटना नहीं चाहिए, देखो इस सिचुएशन में आपको अलग है, तो आपको अप्रोच याद रखना है, रटने से एडवांस के क्वेश्चन कभी नहीं बनते। तो आर ओमेगा नॉट अपॉन 4 म्यू जी टी, ठीक है, ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ जीरो से टाइम व्हेन स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। अब तुम्हें यह बात समझना है कि इसने केवल डिस्टेंस लिखा है, इसका मतलब इसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है मेंशन नहीं किया है। तो जब बच्चों इसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन नहीं किया है,
इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ पूछ रहा है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ये करनी पड़ेगी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, क्योंकि प्लैंक भी तो मूव कर रहा है ना। डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये दो वेक्टर अगर तुम्हें पता होंगे तब ये तीसरा वेक्टर मिलेगा, है ना। सर ये बॉडी जो आएगा जाएगा वो कौन से एक्सेलरेशन से? अरे भाई एफके की वजह से सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन मिल रहा है ना बॉडी को, जिसके वजह से उसका v बढ़ रहा है 0 से, और एक अल्फा है टॉर्क मिल रहा है जिससे उसका ओमेगा नॉट कम हो रहा है। तो एक ऐसा टाइम आ रहा है जब v और r ओमेगा और v नॉट, v r ओमेगा और v1 में एक ऐसा रिलेशन हो रहा है जिससे कि पॉइंट ऑफ स्लिपिंग क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। तो ये दो चीज चाहिए, तो इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक पहले निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे? इसके लिए आपको पता है रिलेटिव वाली बात होगी कि नहीं बच्चों, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। आप बोलो सर आप काइनेमेटिक्स लगाए पड़े हो, आप काइनेमेटिक्स लगाए पड़े हो, क्यों लगाए पड़ा हूं? क्योंकि यहां पे हमारा a1 सब कॉन्स्ट, अल्फा सब कांस्टेंट है। आर ओमेगा नॉट अल्फा भी हो सकता था, अरे भाई आप नहीं समझ पाए हैं, इसका मतलब आर ओमेगा नॉट अल्फा भी हो सकता था। कैसे आर ओमेगा नॉट अल्फा हो जाएगा भाई? आपको काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नहीं आती? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी होता है, आप आर ओमेगा नॉट अल्फा बता रहे हो, क्या बकवास बोले जा रहे हो? आर ओमेगा नॉट के साथ अल्फा का कैसे रिलेशन होगा? वी इक्वल टू आर ओमेगा होगा, ए इक्वल टू आर अल्फा होगा। एस ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ए रिलेटिव क्या होगा बच्चों? आपका ये इधर जा रहा है ए से, प्लैंक जा रहा है A1 से, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा? A1 की वैल्यू भी A के बराबर ही है दोनों म्यूजी है, तो इसका मतलब ए रिलेटिव कितना हो जाएगा? ए रिलेटिव हो जाएगा 2a या 2 म्यूजी। तो इसको पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास हाफ ए रिलेटिव 2 म्यूजी इनटू ओमेगा हो जाएगा आर ओमेगा नॉट, अभी टाइम आपने निकाला है प्योर रोलिंग का, और 4 म्यूजी का स्क्वायर। यहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, और यहां पे आ जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा देख लो, म्यूजी से एक म्यूजी कैंसिल होगा, एक 16 होगा, और आर ओमेगा नॉट 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 16 म्यूजी। सब आपको वैल्यू दी जाएगी, है ना, आपको वैल्यू दी जाएगी तो आप कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्क का प्लैंक के रिस्पेक्ट में। नाउ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ तो प्लैंक का विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या लिखोगे बच्चों? देखो ध्यान से, प्लैंक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, तो कौन सा एक्सेलरेशन, कौन है भाई ये आदित्य, क्या भाई पूछ रहे हो, कौन सा एक्सेलरेशन लगता है भाई? उसमें जो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल की बात नहीं होती, नेट की बात होती है, और वही सिंगल ए लगता है फोर्स की डायरेक्शन में। ये सब क्या पूछ रहे हो? एस ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो एस ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा बच्चों? इनिशियली रेस्ट पे था, A1 का एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो हाफ A1 इंटू टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। प्लैंक की कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, ठीक है, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा हाफ A1 टी स्क्वायर, हाफ A1 टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ A1 टी स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? हाफ A1 टी स्क्वायर। एक सेकेंड बच्चों, बस एक सेकेंड रुक जाइए।
हाँ, ये एक लड़के को ब्लॉक करो, प्रणव है 27284, और मेरी क्लास में हमेशा के लिए ब्लॉक करो उसको, मतलब यहाँ से हाँ 27284 कैंसिल करो, इसका जो है ये मेरी क्लास में इंटर नहीं होना चाहिए अब ये। प्रणव नाम है 27284। ठीक है, ठीक है। तो एस ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, एस ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होगा वो होगा हाफ A1 टी स्क्वायर, क्योंकि यू तो अपना जीरो है, यू तो अपना जीरो है, तो A1 की वैल्यू बच्चों A के बराबर ही है, तो अपने पास क्या आ जाएगा हाफ म्यू जी, और टी स्क्वायर, टी अपने पास वही है आर ओमेगा नॉट अपॉन 4 म्यू जी का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास फिर से आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ये 1632 आ जाएगा, हाफ हो जाएगा मतलब 32 म्यू जी। ठीक है, तो अब आप एक्चुअल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करो, ये ध्यान में रखते हुए कि ये माइनस में जाएगा बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो वेक्टर लिखेंगे तो एस ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वो हो जाएगा एस ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 16 म्यू जी, ये बच्चों आई कैप होगा प्लस आई कैप होगा, और ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 32 म्यू जी आई कैप। जब इसको माइनस करोगे तो फाइनली हमारे पास आएगा आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 32 म्यू जी प्लस में। तो ये बच्चों आपकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया भाई हर्ष, आपने एकदम सही निकाला है। ग्रेविटेशन भाई मैंने बताया लास्ट में होगा, ऐसा होगा कि ग्रेविटेशन जैसे ही खत्म होगा आपका 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रो शुरू होगा, तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी, वो लगभग आधा चैप्टर हम लोग कर चुके होंगे 12th का। तो आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 32 म्यू जी, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था और इसको आपने निपटाया बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, रोल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल देखें, रोल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग मोशन। तो रोलिंग, प्योर रोलिंग कराने में स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या हाथ होता है? अभी तो हमने काइनेटिक का देखा, स्टैटिक का क्या हाथ होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए तो प्योर रोलिंग के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, देखिएगा आप, तो ये बॉडी जो है ग्राउंड पर है, और आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया। अब वो फोर्स आपने ऐसे लगा दिया टेंजेंशियल, एक कांस्टेंट फोर्स F लगाया है ना, F कांस्टेंट फोर्स आपने एक लगा दिया, और जिस ग्राउंड पर है ये रफ है, हमें इनके बीच का कोविशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है ना, ये ग्राउंड है अपना और रफ है, और रेडियस इसका R है, रेडियस इसका R है। डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है ना, सॉलिड स्फेयर हो सकता है, हॉलो स्फेयर हो सकता है, कैसे भी होगा, बस आई चेंज होगा, अप्रोच वही रहेगा। तो जैसे मैंने इसको एक सिलेंडर ले लिया है, मान लो कोई एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है बच्चों। तो सॉलिड सिलेंडर है, आपने इसको पुल किया तो क्या होगा, हमें ये बताना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाइंड म्यू मिनिमम, म्यू मिनिमम है ना, सो दैट सिलेंडर
starts pure rolling at t equal to 0, यही मान लीजिए t equal to 0, यहीं से प्योर रोलिंग शुरू हो जाए, मतलब जब डिस्क का मूवमेंट हो बच्चों तो ये प्योर रोलिंग करता हुआ ही मूव करे, मतलब ये यहीं से जब आपने इसको टेंजेंशियल फोर्स दिया तो यहीं से प्योर रोलिंग शुरू हो जाए। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आपको पता है, देखिए कि पहले आप स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन मार्क करोगे, और बच्चों सभी को पता है कि आप स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू mg नहीं लिखने जा रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि स्टार्टिंग से ही जो ये P पॉइंट है इसकी रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करने के लिए, जो ये P पॉइंट है इसकी रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्टिंग से ही ना हो, उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दूर तक लगेगा, क्या वो जरूरी है कि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक ही लगेगा, कुछ नहीं पता हमें। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी कहां तक लगे वो हमें नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें Fs लेना होगा, और इस Fs की वैल्यू हम डायनेमिक्स की इक्वेशन से करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि Fs ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय डायनेमिक्स इक्वेशन, और डायनेमिक्स इक्वेशन क्या है, ट्रांसलेशन की इक्वेशन, रोटेशन की इक्वेशन और कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, तीन इक्वेशंस आपको लिखने पड़ेंगे। पहली इक्वेशन देखिए, हम ये मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, इस F ने इसको क्या किया होगा, A से ट्रांसलेट किया होगा, और आपको पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको सेंटर ऑफ मास को टॉर्क भी दिया होगा, तो यहां पे एक अल्फा भी आया होगा। बोलो बच्चों, यहां पे A आया होगा और ये अल्फा, ये नॉर्मल फोर्स है, कोई इंपल्स नहीं है। ये इंपल्स होता, यहां पे अगर मैं F के जगह पे यहां मैं J लगाऊंगा तो यहां पे V आएगा और ओमेगा आएगा। अब तो सब लोग समझ पा रहे होंगे F और J में क्या अंतर है, ये सभी को क्लियर होगा। तो यहां पे बच्चों A और अल्फा आएगा। तो चलिए इक्वेशंस लिखते हैं। तो इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ, आप बोलो सर स्टैटिक की डायरेक्शन क्या होगी। मान लो कोई बच्चा स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन गलत गेस कर लेता है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वो डायरेक्शन आगे पीछे मानेगा उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखो, अपने आप Fs आएगा। अगर Fs आपको माइनस टाइम्स आता है इसका मतलब आपकी जो एज्यूम डायरेक्शन है वो गलत है, और अगर आप सही गेस कर लेते हो तो अपने आप वो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे Fs की डायरेक्शन ले रहा हूं कि इस A को आगे बढ़ना है और अल्फा से रोटेट होना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करो तो आप बोलोगे कि इस F के पास जो टेंडेंसी है वो ट्रांसलेट कराने की भी है, रोटेट कराने की भी है। तो मैं क्या ले रहा हूं मैं Fs यहां पे पीछे ले रहा हूं, ऐसे ही ले रहा हूं, ठीक है। अपने आप वो साइन के साथ आएगा। ये Fs इसमें ऐसा लग रहा है और ग्राउंड पे Fs ऐसा लगेगा, एक्शन रिएक्शन, ग्राउंड से हमें मतलब नहीं है, ग्राउंड ने डिस्क पे ऐसा लगाया होगा। कब F और कब J आता है, अरे जो क्वेश्चंस में दिया होगा आपको नहीं करना है। अगर F दिया होगा तो आप A और अल्फा से शुरू कर बात करेंगे, अगर क्वेश्चन में J दिया होगा आपने इसको हिट कर दिया इंपल्स देके तो आप V और ओमेगा से शुरू करेंगे। ये मैं कह रहा हूं वो आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि कब F होगा J, यहां लिखा होगा J या F। तो इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, तो बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन क्या होती है, F इक्वल टू ma, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। तो इस डिस्क पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर लिया है F माइनस एफ एस इज इक्वल टू ma, इज इक्वल टू मास m है इसका, ठीक है। तो F माइनस एफ एस इज इक्वल टू ma, ये तो सबको आता है न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। चलिए इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन मतलब टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो टाउ क्या है बच्चों, आपको बताया कि बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये इसकी एक्सिस है, ये वाली। फिंगर को अल्फा की तरफ ले जाओ तो जेड एक्सिस अपनी एक्सिस है और सेंटर से पास हो रही है। तो क्या लिखेंगे, नेट टॉर्क क्या होगा, दो लोग मिलके टॉर्क दे रहे हैं, एफ भी टॉर्क देगा और एफ एस भी, दोनों के टॉर्क की डायरेक्शन देखो क्या है, एफ की भी इधर ही है क्लॉकवाइज और एफ एस की कैसी है, ये एफ एस है,
एफ एस की भी क्लॉकवाइज ही है, एफ एस की भी क्लॉकवाइज है और एफ की भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या लिखेंगे आप? एफ इंटू आर परपेंडिकुलर प्लस एफ एस इंटू आर परपेंडिकुलर इक्वल टू आई अल्फा, इक्वल टू आई अल्फा, यही तो लिखोगे बच्चों। ठीक है, तो एफ एस का भी टॉर्क आया, एफ का भी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस कर दिया। तो एफ प्लस एफ एस, एफ प्लस एफ एस इक्वल टू आई, आई को लिख लेते हैं, सिलेंडर बोल रखा है तो लिख लेते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा, है ना। और यहां से एक आर कैंसिल हुआ तो कितना आएगा बच्चों? एम बाई 2 आर अल्फा। ठीक है, यहां से आर आर और एक आर कैंसिल हुआ, आर अल्फा। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, ये दूसरी इक्वेशन लिखी जाएगी, ये पहली, ऐसे हर क्वेश्चन में आप करेंगे। कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, यहीं से इसको रोल कराना है। क्या कंडीशन होगी? एफ का एंटी क्लॉकवाइज कहां है मेरे भाई? ये एफ एस है, एफ एस, एफ एस का क्लॉकवाइज और एफ का भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहां दिख रहा है तुम्हें? अभी तक टॉर्क निकालना नहीं सीखे क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स से ज्वाइन करना चाहते हैं आप, मैंने बताया आपको 2-3 लेक्चर के बाद आ जाइएगा, हो जाएगा। कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, तो क्या हो जाएगा? देखो पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी के लिए ये ट्रांसलेशन, ये तो सबसे आसान होता है, ये रोटेशन, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड तो रेस्ट पर है, तो सीधे सीधे यहां पे आप क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा ट्राई क्या रहेगा? तुम्हें एफ एस निकालना है। डायनेमिक्स की इक्वेशन से ए, आपसे इसका ए पूछ सकता है, अल्फा पूछ सकता है, एफ एस पूछ सकता है, म्यू पूछ सकता है। ठीक है, म्यू पूछ सकता है, मैंने म्यू पूछा है, इसमें आपसे ए पूछ सकता है, अल्फा पूछ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है। ए बताओ, अल्फा बताओ, उसके बाद से अपना, ठीक है, ए अल्फा आपसे पूछ सकता है और म्यू एस भी पूछ सकता है, म्यू भी पूछ सकता है। चलिए, तो अब इस 3 इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, पहले हम लोग एफ एस निकालेंगे। आप एफ एस को म्यू एम जी नहीं लिख सकते, इसका रीजन सभी को क्लियर है, ये रीजन सभी को क्लियर है। म्यू एफ एस को म्यू एम जी नहीं लिख सकते क्योंकि एफ एस कितनी दूर तक लगा होगा, सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स है वो, तो हमें नहीं पता कि इसको यहां पे रोल कराने के लिए एफ एस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ही लगा होगा, वी डोंट नो। तो एफ एस हमें डायनेमिक्स की इक्वेशन से निकालना होगा बच्चों। देखो कैसे निकालते हैं, ये तुम्हें आर अल्फा दिख रहा है और ये, तो सेकेंड और थर्ड को देखो। ठीक है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या करने वाले हो? आर अल्फा को यहां ए पुट कर दो, तो एफ प्लस एफ एस कितना आ जाएगा बच्चों? एम ए बाई 2। मैंने क्या किया, सबको समझ में आया? आर अल्फा को यहां पे ए पुट कर दिया, तो ये आ गया। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट के साथ देखो, इसको अगर हम फोर्थ मान लें तो फर्स्ट और फोर्थ को देखो, यहां माइनस एफ एस है, यहां प्लस एफ एस है, तो यहां को इसको आप ऐड कर दो तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? एडिंग चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशंस अपनी आ गई हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं एडिंग फर्स्ट प्लस 4, फर्स्ट और 4 को ऐड कर दें तो एफ एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2f इज इक्वल टू 3/2 एम ए। तो हमें बच्चों ए मिल गया, कितना मिल गया? 4f अपॉन 3m। ये आपका आंसर हो गया ए का, बहुत बढ़िया। 4f अपॉन 3m ये आ गया। अब अल्फा निकालना है, तो a इक्वल टू आर अल्फा, a इक्वल टू आर अल्फा। आप अल्फा यहां से निकाल लीजिए, या ये एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग ए आर अल्फा को जस्टिफाई करेगा, तो यहां से अल्फा आप निकाल सकते हो a बाई आर, मतलब 4f अपॉन 3mr।
तो ये बच्चों आ जाएगा अल्फा, ये अल्फा का आंसर है। अब बात करते हैं एफ एस का। एफ एस कैसे निकालेंगे? एफ एस को किसी एक में पुट कर दो एम ए की वैल्यू, तो एफ एस हो जाएगा एफ माइनस एम ए, दैट इज एफ माइनस एम, ए की वैल्यू है 4f/3m। तो एफ एस कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है -f/3m। आप ध्यान से देखना जरा, यही तो आएगा, यही आएगा ना भाई। अब माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन आपको क्या बता रहा है बच्चों? ये माइनस साइन क्या बता रहा है? मैंने कहा था ना कि साइन के लिए परेशान मत होइएगा। माइनस साइन आपको क्या बता रहा है कि आपने जो डायरेक्शन माना है एफ एस का वो गलत है। आपने जो डायरेक्शन माना है एफ एस का वो गलत है। ये एफ एस इस पे आगे लगेगा और इस पे पीछे लगेगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? एम नहीं है, हाँ एम कैंसिल हो जाएगा, f/3 आएगा, m कैंसिल हो गया। तो शायद सभी बच्चों को क्लियर है। अगर आप एफएस की डायरेक्शन नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन की तो तुरंत पता लग जाती है, रिलेटिव स्लिपिंग के अपोजिट। एफएस का हमें नहीं पता है, तो हमने रॉन्ग डायरेक्शन माना था, ठीक है, मतलब एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप कुछ भी मान के करिए, जो मानेंगे उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखिएगा। ठीक है, तो एफ एस की वैल्यू आ गई। अब हमें म्यू पे बात करनी है, तो ये तो सबको पता है कि एफ एस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, इसी से हम म्यू निकालते थे, याद है सभी बच्चों को। और एफ एस मैक्स नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे देखो भाई, नॉर्मल रिएक्शन तो सबको पता है ना, एन के बराबर है। वर्टिकल डायरेक्शन में एन हमेशा किसको बैलेंस कर रहा होगा? एन हमेशा जो है यहां एन किसको बैलेंस कर रहा होगा? हमेशा एम जी को। तो ये n होगा, ये mg होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में n इक्वल टू mg हमेशा रहेगा, है ना? ये ग्राउंड तो छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहां पे n इक्वल टू mg आ जाएगा। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा बच्चों एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, दैट इज f/3 लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, दैट इज f लेस देन इक्वल टू 3 म्यू mg। सॉरी, म्यू निकालना था ना हमें, तो म्यू मिनिमम, तो म्यू पे कंडीशन क्या हो जाएगा? म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू f/3 mg। तो म्यू मिनिमम पूछा गया था बच्चों, तो म्यू मिनिमम होगा f/3 mg। तो ऐसे क्वेश्चन अब आप निपटा दोगे बहुत आसानी से। तो ये आ जाएगा, म्यू मिनिमम हो जाएगा f/3 mg। ठीक है बच्चों, तो अगर म्यू ग्राउंड और डिस्क के बीच में, सिलेंडर के बीच में अगर म्यू इससे कम हुआ तो कोई भी ताकत उसको वहीं से रोल नहीं करा सकती। एफ कितना भी बड़ा हो, वो पर्टिकुलर एफ उसको रोल नहीं करा सकता। ठीक है, तो f/3 mg के बराबर होना चाहिए कम से कम। भाई अर्पित, एक ही लाइन एक ही बात आप 10 बार मत पूछिए, मैंने आपको बता दिया है, आपका 11th का सिलेबस फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, इसी में एक सिचुएशन और लेते हैं कि मान लो यही सिलेंडर है और ये सिलेंडर बच्चों यही ग्राउंड पे रखा हुआ है। आपने इस पे जो फोर्स लगाया है, अब ऐसे लगाया है, कोई एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया है, एक ऐसा फोर्स लगाया है एफ टेंजेंशियल। कोई ड्रम होगा, है ना, ड्रम रखा है, उस पे ऐसे आपने स्टिक से ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया है। बाकी चीजें वही हैं, ये सेंटर है। मास m है, रेडियस r है। ठीक है, यही पॉइंट p है। तो आपको बताना है फिर से वही कहानी कि a क्या होगा, यहीं से इसको प्योर रोलिंग कराना है। ये म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस एंड दिस। आपको बताना है फाइंड ए अल्फा म्यू मिनिमम, है ना, सो दैट
सिलेंडर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, एज सून एज एफ एक्ट, जैसे ही एफ लगा रहे हो सिलेंडर वहीं से प्योर रोलिंग शुरू कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई हर्ष, बहुत बढ़िया, आपने पकड़ लिया है। ठीक है, आपने पकड़ लिया है भाई। हर चीज का एक सीक्वेंस होता है भाई आदित्य। ठीक है, कोई भी चैप्टर आगे पीछे करेंगे तो उसकी उसमें जरूरत पड़ती है। आपको ये बात अभी नहीं पता चलेगी, ये टीचर को पता होता है कि कौन सा सीक्वेंस कब पढ़ाना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके कोर्स वेयर की बुक एनसीईआरटी या बाकी में भी वेब को क्यों लास्ट में दिया जाता है। ठीक है, तो उसका रीजन यही सब है। चलिए, तो अब आप जो है कोर्स के लिए इतनी दीवानगी है यार, मुझे समझ में नहीं आता। 11th के स्टूडेंट हो आप लोग को, सीखने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोर्स तो होगा ही, कोर्स तो हो ही जाएगा। अब आप लोग जरा स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन गेस करके बताओ, जल्दी से बताओ। थोड़ा सा गेस करो, आप गलत भी गेस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा गेस करो। और ये गेस करो कि इस एफ से सबसे पहले कौन सा मोशन इनिशिएट होगा। यहां तुम एक्चुअल डायरेक्शन एफ एस की गेस कर पाओगे। एफ की यहां पे जो ये एफ ऐसे लग रहा है, इससे इस सिलेंडर का पहले कौन सा मोशन इनिशिएट होगा, जल्दी बताओ। आपको सभी को पता है कि इस एफ के वजह से ये टॉर्क लगाएगा। बहुत बढ़िया है ना, ये टॉर्क लगाएगा, तो इसके वजह से इसमें बच्चों अल्फा आएगा। ये टॉर्क है, टॉर्क लगाएगा। टॉर्क की वजह से ये जो पॉइंट है ना, सर्कुलर मोशन करेगा और पीछे जाना चाहेगा, तो इसके पीछे जाने की वजह से यहां पे एफ एस आगे आएगा। तो यहां आप एक्चुअली देख सकते हो कि पहले रोटेशनल मोशन इनिशिएट होगा, और आप बता सकते हो कि सर इसको आगे कौन बढ़ाएगा, इसको आगे ट्रांसलेट कौन कराएगा। तो इसको ट्रांसलेट कराएगा एफएस। एफएस के वजह से इसको सेंटर ऑफ मास को एक एक्सेलरेशन मिलेगा। कितना सिस्टमेटिक चीजें हैं देख लो। तो पहले एफ आएगा, अल्फा आएगा, अल्फा की वजह से पी पॉइंट पीछे जाएगा, बैकवर्ड स्लिपिंग की टेंडेंसी बनेगी, तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स जब आगे लगेगा बच्चों तो इस पे एक नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स की वजह से यहां पे एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। और ऐसा होना चाहिए कि यहीं से प्योर रोलिंग शुरू है। इसने बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहीं से प्योर रोलिंग शुरू हो जा रही है। तो ये जो बच्चों ए आएगा और अल्फा, इनमें क्या रिलेशन होना चाहिए सभी को पता है। अगर ये ग्राउंड पर है तो फॉर प्योर रोलिंग, ग्राउंड वाले के लिए तो बहुत आसानी से लिख सकते हो ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा, ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या होगी, एफ एस इज इक्वल टू एम ए, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, एफ एस इक्वल टू एम ए। और नॉर्मल रिएक्शन और एम जी, यहां पे बहुत लोग नॉर्मल रिएक्शन को मिस कर देते हैं। यहां नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा आपको देखना पड़ेगा बच्चों, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और इधर आपका एम जी है। तो अब यहां पे क्या हम n इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं क्या वो सही होगा। n इक्वल टू एम जी क्या सही होगा बच्चों, आप लोग बताइए। बताइए n इक्वल टू एम जी क्या यहां पर सही होगा, जल्दी बताइए। अब टॉर्क की इक्वेशन, टॉर्क कौन दे रहा है इसको, देखो नॉर्मल रिएक्शन और एमजी का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन और लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो अब टॉर्क देने वाला केवल एफ एस है और एफ है। ठीक है, एफ एस का टॉर्क देखिए, एफ एस का टॉर्क अपोजिट टू योर एज्यूम अल्फा है, एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि एफ का टॉर्क आपके अल्फा के एज्यूम के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन है, तो आपने जो टॉर्क माना है अल्फा, तो जो एफ का टॉर्क अल्फा की डायरेक्शन में है तो इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए, और एफ एस एक तरीके से रिटार्डेशन का काम कर रहा है, अल्फा के अपोजिट है, तो उसको नेगेटिव ले लीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, एफ इंटू आर माइनस एफ एस इंटू आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा। ये सबको एग्री करते हैं बच्चों,
सभी को ये टॉर्क की इक्वेशन समझ में आ गई। एफ एस का टॉर्क अल्फा के अपोजिट उसको नेगेटिव ले लिया, एफ का टॉर्क एफ एस के अकॉर्डिंग उसको पॉजिटिव ले लिया। तो यहां से अब आप क्या लिख सकते हो, एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम बाई टू आर अल्फा बच्चों। और इस आर अल्फा को अभी अभी आपने सॉल्व किया, उसी तरह से फिर से सॉल्व करके एफ एस निकाल लीजिए। पहले आर अल्फा को बच्चों ए लिख सकते हो, तो फर्स्ट एंड थर्ड से आप बोल सकते हो एफ माइनस एफ एस इक्वल टू एम बाई टू इंटू ए, इसको फोर्थ लिख लो। आप सेकेंड और एफ एस की वैल्यू एम ए है, इसको यहां पुट कर दो। तो फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, तो सेकेंड एंड फोर्थ से एफ इक्वल टू एम ए बाई टू प्लस एफ एस, और एफ एस की वैल्यू है एम ए, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू 3/2 एम ए। तो ए तो आपको मिलेगा बच्चों 2f अपॉन 3m, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा 2f अपॉन 3m। देखिए भाई, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो आप सही कह रहे हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज को लेना चाहते हैं पॉजिटिव, तो आप ऐसे लिख सकते थे एफ एस इंटू आर पॉजिटिव माइनस एफ इंटू आर नेगेटिव इक्वल टू, फिर आपको यहां भी माइनस लिखना पड़ता, फिर आपको यहां पे भी माइनस लिखना पड़ता। कोई बच्चा अगर ये जो चला रहा है इस कन्वेंशन को जो हम लोग चलाते थे वैसे भी करेंगे तो आप कर सकते हैं एफ एस इंटू आर माइनस एफ इंटू आर। ये भी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है, ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है। आप ऐसे कर सकते हैं, आपको वही मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो लेकिन जब भी आपको अल्फा की डायरेक्शन आपने जो मानी है उसके अकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो बेटर है कि आप जो है भाई, ड्रॉपर का सिलेबस हो चुका है भैया, एक वेव बचा हुआ है बस। आपको आज ही आप क्लास अगर किए होंगे, यहां पे आके घुस के आप भसड़ मचा रहे हैं। ड्रॉपर का सिलेबस बता दिया था 1 जनवरी के पहले खत्म कर दूंगा, एक वेव बचा हुआ है बस। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, इसको करिए चाहे इसको करिए, कोई भी कर सकते हैं जैसे आपको इच्छा हो। मैंने अल्फा के लॉन्ग वाले को पॉजिटिव लिया और एफ एस का टॉर्क अल्फा के अपोजिट था तो उसको नेगेटिव ले लिया, वो आपके ऊपर है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अपने पास ए आ गया तो अल्फा आ गया, और एफ एस अब निकाल लेते हैं। एफ एस की वैल्यू भी आ गई क्योंकि एफ एस है एम ए, तो ये हो जाएगा 2f/3। और यहां तक तो सबको क्लियर है। जो गलती हो जाती है भाई, अब मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको कि मेंस के लिए ये कर लो, ये इलस्ट्रेशन एडवांस का है, ये मेंस का है। आपको पढ़ाई करनी है भाई, आप यहाँ पढ़ाई करो, यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, ठीक है, यहाँ फिजिक्स सिखाई जाती है। ये मान के मैं नहीं पढ़ाता हूं कि ये मेंस है ये एडवांस है। अगर आपको लगता है कि भाई प्योर मेंस की केवल पढ़ाई पढ़नी है या ये मेंस में केवल आएगा ये एडवांस में, भाई मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको हर क्वेश्चन पे ये नहीं बता पाऊंगा कि ये मेंस है कि ये एडवांस है। एफ एस इज इक्वल टू एम ए 2f/3। मैं सारे कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और कॉन्सेप्ट की ग्रिप जिसको होगी वो मेंस या फिर एडवांस की कहानी नहीं रटेगा, जो आएगा सब फोड़ेगा वो। ठीक है, तो एफ एस इक्वल टू एम ए इंटू 2f/3। अब एफ एस जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स होगा। तो यहां से बच्चों आप क्या लिख सकते हो, 2f/3 लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स होगा म्यू इंटू एम जी। अब यहां बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहां धोखा हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बच्चों अब mg के बराबर नहीं है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम को अगर आप एडजस्ट करते हो तो n जो होगा वो f प्लस mg के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो f प्लस mg के बराबर होगा। ये क्लियर है? तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लिखेंगे आप f प्लस mg म्यू इंटू एन।
तो n की वैल्यू आप लिखेंगे f प्लस एम जी, एफ प्लस एम जी। ठीक है, तो यहां से अब आपको म्यू मिलेगा बच्चों। म्यू क्या मिलेगा? म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2f अपॉन 3 एफ प्लस एम जी, एफ प्लस एम जी। ठीक है, एक भाई बोलते हैं कि हमने अपने दोस्त को जो है एक्सेस दिया कि आओ पढ़ो, अभी भाई कमेंट कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ये सब तो बकवास है। अरे भाई, भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जाती, आप किसको क्या दे रहे हो? ये सब लेक्चर्स किसको पसंद आएंगे? उनको क्या पसंद आएंगे जो बैठ के जो है वहां पे ओ जेई मेंस के 2 लाइन के क्वेश्चंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, आई इक्वल टू पैरेलल एक्सिस कर लो, वो सब कर लो, रोटेशन के। जिनको रियल में आईटीएन बनना है वो ढूंढ रहे हैं, वो मर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है उनको, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है। ठीक है, आप भी ढूंढ लीजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे आपको जेई एडवांस, जेई मेंस, भाई ये बताओ कि जिसने जेई एडवांस लेवल का, जेई एडवांस लेवल की चीजें की हैं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उसका जेई मेंस में यही हो सकता है कि 99.9 ना आके 99.6 आ जाएगा, बट ये नहीं हो सकता कि जो आईटीएन बनने की काबिलियत रखता है वो जेई मेंस में भी 70 परसेंटाइल ला रहा है। ऐसा नहीं होता है। जिसको सब्जेक्ट पे कमांड है वही जो है लाता है। ये जो केवल टाइम पास वाली पढ़ाई है ना बच्चों, इस पढ़ाई से काम नहीं चलता। ठीक है, इससे काम नहीं चलता। बाकी आपको सांत्वना के लिए, हाँ, अगर आप स्ट्रिक्ट है कि भैया मुझे बस जेई मेंस पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़िए, आप वही पढ़िए शुरू से। अगर आप स्टिक है और केवल जेई मेंस पढ़ के जेई मेंस सेलेक्ट हो सकते हो, अच्छी रैंक नहीं आ सकती, मैं ये भी बता दूं। क्योंकि आप किससे कंपीट कर रहे होगे बच्चों? आप खुद जरा लॉजिक लगाओ। अगर आप केवल जेई मेंस पढ़ रहे होगे तो आप किससे कंपीट करोगे? उन बच्चों से करोगे जो बहुत डेप्थ तक पढ़ रहे हैं। आप भी वो सारे 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 क्वेश्चन, तो उस 25 क्वेश्चन में जितने भी घटिया सवाल होंगे, जो जितने भी घटिया सवाल होंगे, वो सारे घटिया सवाल आप भी करोगे और अच्छा बच्चा भी करेगा। लेकिन जिसने डेप्थ में पढ़ाई करी है तो उस 25 में से 3 या 4 सवाल ऐसे होंगे जो बहुत बढ़िया होंगे, तो वो 5 या 4 सवाल वो करेगा, आप नहीं करोगे, है ना? जो ऊपर ऊपर से किया है, तो रैंक कौन ले जाएगा? 20 नंबर का डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? जिसने डुबकी लगा के पढ़ाई करी है। समझ गए? तो ये सब कहानी है, और ये आपको बस एक आत्मा की संतोष है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था? मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, मैंने कहा था अपनी रियलिटी चेक करो। अभी आप पूरा मैकेनिक्स खत्म कर चुके हो, और मैंने कहा था कि आप जेई मेंस का एटलीस्ट पीवाईक्यू करो। जाकर जेई मेंस का, जिन्होंने सारे लेक्चर्स बढ़िया से किया है, जिसने एससीवी किया है, सीट सॉल्व किया है, डीपीपी सॉल्व किया है, वो लोग जाके सीधे जो है पीवाईक्यू सॉल्व करिए। अब अपना रियलिटी चेक करिए। ठीक है, बाकी जगह पे ये इस टाइप की पढ़ाई के लिए पता है आपको क्या होता है? इस टाइप की पढ़ाई के लिए बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें स्पेशल चैनल बनते हैं, स्पेशल जेई एडवांस के चैनल बनते हैं, उसमें भाई लोग आते हैं और स्पेशल जेई सेशन लेते हैं एडवांस के, और उसको देखो और उसके और अपने इलिस्ट्रेशंस को कंपेयर करो। आप डेली यहां पे ऐसे इलिस्ट्रेशंस करते हो, तो जो डेली ऐसे इलिस्ट्रेशंस करता है और एक ओकेजनली करता है, तो डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा बताइए आप? तो यहां पे अपने पास आ जाएगा ये म्यू मिनिमम। तो अपने आप अपनी काबिलियत को पहले जान लो, ठीक है? और आपको अगर केवल उसी टाइप की पढ़ाई पढ़नी है तो तुरंत उसी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ना चाहिए। आप अपना समय जाया कर रहे हैं। 2f अपॉन, यहां ऐसे ही पढ़ाई चलेगी, f प्लस एम जी, ठीक है? क्योंकि मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है? मैं यहां पे बेवकूफ नहीं बना सकता लोगों को। यहां बहुत ऐसे बच्चे हैं जो काबिलियत रखते हैं जेई एडवांस अंडर 500 रैंक लाने का, अगर आज वो पढ़ रहे हैं तो, ठीक है? तो मैं उनको चीट नहीं कर सकता। तो यहां पे अपने पास जो है ये आ जाएगा म्यू मिनिमम। तो ये अपने पास आ जाएगा म्यू मिनिमम। ये क्लियर है बच्चों? तो ये हो जाएगा म्यू मिनिमम। यहां तक क्लियर है?
चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो यहां पे आपका क्रूशियल बात यही था बच्चों कि नॉर्मल रिएक्शन N इक्वल टू mg जल्दी में लिख देते हैं लोग, वो नहीं लिखना है। तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल समझ में आया कि कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन वहीं से बॉडी को स्टार्टिंग T इक्वल टू 0 से ही रोल कराने में क्या रोल प्ले करता है। जैसे ही फोर्स लगाया वहीं से प्योर रोलिंग शुरू हो जाए, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल है। और उसको भाई लोगों से पूछना जो ऐसे प्लेटफॉर्म में पढ़ते हैं, वो यही लिखेंगे mg म्यू mg, वो यही लिखेंगे। आप अपने दे के देखिए ये सब क्वेश्चंस, एक बार देकर देखिए। नेक्स्ट मान लीजिए अपने पास क्या है, एक सिचुएशन और ले लेते हैं, बच्चों कि हमारे पास एक स्पूल ऑफ थ्रेड है, स्पूल ऑफ थ्रेड समझते हो, पतंग उड़ाए हो, बच्चों, तो वही स्पूल ऑफ थ्रेड है वो। तो इस स्पूल ऑफ थ्रेड में कुछ ये कहानी है, देखो। अच्छा, स्पूल ऑफ थ्रेड करते हैं, पहले एक काम और करते हैं। मान लीजिए अब मैं यहां पे जनरल एक F लगा रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन के रोल को देख रहे हैं, थोड़ा और देखते हैं, घुस के देखते हैं। तो मान लीजिए आपने यहां पे किसी जनरल, आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं जनरलाइज, जो आपको बहुत राहत देगा, कई बार पूछा भी गया है। मैंने यहां पे कोई एक F लगाया, कोई यहां पर इस पॉइंट पे मैंने F लगाया, ठीक है। और ये बॉडी कैसी भी हो सकती है, ठीक है, ये बॉडी कैसे भी हो सकती है, ठीक है। ये कहां से सीखा भाई आदित्य, ये कौन सी डिक्शनरी रखे हो? क्रूशियल का मतलब निर्दयी होता है, ये कौन सी डिक्शनरी से पढ़ते हो भाई? तुमको डिक्शनरी देखना भी नहीं आता क्या? क्रूशियल का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल का मतलब निर्दयी नहीं होता। कहां, कौन सी अंग्रेजी, कौन सी डिक्शनरी रखे हो? ओ भाई, बहुत अल्टीमेट लोग हो तुम लोग। क्रूशियल का मतलब वेरी माइन्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ भी फर्जी, कुछ भी किए जा रहे हो आज तुम लोग। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है बच्चों, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, तो ये तुम्हें पता है कि क्या करेगा, इस सेंटर ऑफ मास को, इसको टॉर्क भी देगा और ए भी देगा, ठीक है। तो अब यहां से, हाँ, महत्वपूर्ण होता है, उत्कर्ष ने सही बताया। वो आदित्य भाई लिखता है निर्दयी, क्रूशियल का मतलब होता है अरे वो क्रूएल है यार, वो क्रूएल है, ठीक है। इतनी अंग्रेजी तो मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब देश कहां जाएगा, ऐसा मत करो। क्रूएल को आप क्रूशियल बना रहे हो। आदित्य भाई, ऐसा कौन सी अंग्रेजी पढ़ते हो, किस स्कूल में हो? अब यहां पे इसका ए भी होगा, आप सभी को पता है, और इस पे एक अल्फा भी आएगा बच्चों, है ना, एक अल्फा भी आएगा, इस पे अल्फा भी आएगा, है ना, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास पे ए भी आएगा और अल्फा भी आएगा, ठीक है। तो अब यहां से बच्चों ये एफ है और ये ए है। तो आप मुझे बताओ कि जब एफ की वजह से ये मास एम ले लेना इसका, तो अब यहां पे ये एक्सेलरेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी। तो यहीं से इसकी प्योर रोलिंग शुरू हो बच्चों। और आपको मैं एक फॉर्मूला देना चाहता हूं, तो मैं इसको आई ले रहा हूं, है ना, इसको डिस्क, सिलेंडर कुछ भी हो सकता है। यूपी बोर्ड गवर्नमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, अंग्रेजी से कुछ लेना देना नहीं है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स टाइट रखो, अंग्रेजी हिंदी सब मैनेज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये एफ है और ये ए और अल्फा है। तो बच्चों आप ये हमें करना है कि यहीं से ये रोलिंग शुरू करे। तो अच्छा, ये हाइट भी दे रखी हुई है, ये हाइट आपको दे रखी हुई है कि कितनी हाइट पे सेंटर ऑफ मास से ये लग रहा है।
तो ये सेंटर ऑफ मास से बच्चों h हाइट पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास से h हाइट पे लग रहा है। ओके, सेंटर ऑफ मास से h हाइट पे लग रहा है। तो चलिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं। और ये I लिखने का मतलब समझते हो, I ये कुछ भी हो सकता है, मैं जनरलाइज रिजल्ट दे रहा हूं। तो ये P पॉइंट है, तो इसकी प्योर रोलिंग हो तो इधर A होगा बच्चों, ये R अल्फा होगा, है ना। तो अब आप प्योर रोलिंग को मानते हुए हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो F के लिए F इसको क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। अब एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनिए। आप बोलो सर FS नहीं ले रहे हो आप, ध्यान दीजिएगा, आप FS नहीं ले रहे हो, बिल्कुल FS नहीं ले रहा हूं, इसका यह मतलब है बच्चों कि FS का यहां पर कोई रोल नहीं आएगा, FS का यहां पर कोई रोल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये काम, दोनों काम, इसको ट्रांसलेट और रोटेट कराने का दोनों काम F खुद ही कर रहा है। फ्रिक्शन का यहां कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसको अल्फा मिल चुका है, A मिल चुका है और A इक्वल टू R अल्फा है। तो इस पॉइंट P की रिलेटिव स्लिपिंग की टेंडेंसी ही नहीं है। इफ A इक्वल टू R अल्फा, देन नो टेंडेंसी of relative slipping of point P. So FS does not act. ये समझ पाए कि नहीं तुम लोग? ये समझ पाए? इसके पहले आप बोलो सर, इसके पहले वाले में जैसे यहां ले लो, F का रोल केवल रोटेशन का था, FS इसको ट्रांसलेट भी करा रहा था, ठीक है। तो यहां पर F ही दोनों रोल प्ले कर रहा है और ऐसा कर दे रहा है कि A इक्वल टू R अल्फा जस्टिफाइड है। तो इस कंडीशन में देखें H की क्या वैल्यू है। क्या ये हमेशा होगा? नहीं, ये किसी पर्टिकुलर हाइट पर जाओगे, हर बॉडी के, सिलेंडर, डिस्क, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सभी के लिए आपको एक पर्टिकुलर हाइट मिलेगी बच्चों, जहां पर आप F लगाओगे तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये F ही रोल कराएगा और ये F ही ट्रांसलेट कराएगा सच दैट A इक्वल टू R अल्फा विल जस्टिफाइड। वही कंडीशन हम कर रहे हैं। तो चलिए निकालते हैं फिर। तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे? MA। F इंटू R को क्या, F इंटू H को क्या लिख सकते हैं? I अल्फा। और A इक्वल टू R अल्फा है। तो ये तीन इक्वेशन हम यहां से लिख सकते हैं, बोलो ठीक है। तो अब FS यहां पर 0 है, मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे जरा देखें, इसको सॉल्व करें। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? A को आप क्या लिख सकते हो? H में मैं इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं, तो A को R अल्फा लिखा, अल्फा को A बाई आर लिख दिया, यहां पे अल्फा को A बाई आर लिख दिया और इसको यहां पुट कर दिया। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन, तो हमारा सेकेंड बनेगा F इंटू एच इक्वल टू आई ए अपॉन आर, ठीक है। और F को मैं MA लिख दूं या A को F बाई एम लिख दूं, तो एफ एच इक्वल टू आई बाई आर, और A को बच्चों मैं यहां से A को मैं यहां से क्या लिख दूं? F बाई एम। तो ये एफ एफ कैंसिल हुआ, तो H पे कंडीशन आई, H इक्वल टू आई बाई एम आर। मतलब ये वो हाइट है बच्चों जहां पे ये पर्टिकुलर फोर्स F लगेगा, तो हमें F स्टैटिक फ्रिक्शन जो है का रोल नहीं आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल नहीं आएगा, F ही इसको ट्रांसलेट या रोटेट कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला आपको बहुत राहत देगा, बाम की तरह काम करेगा। जैसे मान लो रिंग है, ये रिंग है मान लो, और आप से पूछा जाए कि F कहां लगाओगे, रिंग के लिए F कहां लगाओगे, सेंटर से कितनी हाइट पे आप F लगाओगे रिंग के लिए जिससे ये प्योर रोलिंग शुरू कर दे। तो फॉर रिंग अगर बात करो,
फॉर रिंग आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, mr²। तो h कितना मिलेगा, mr² अपॉन में mr, क्या मिलेगा बच्चों, r। मतलब रिंग पे अगर आप देखकर ही बता पाओगे कि रिंग पे अगर आप ऐसे टॉप पे टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो यहां स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होगा। आप यहां पे रिंग पे अगर F लगा देते हो, है ना, तो H की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, H इक्वल टू R। तो यहां पे आप बता सकते हो कि ये A भी प्रोवाइड करेगा और अल्फा भी प्रोवाइड करेगा, A इक्वल टू R अल्फा। यहां Fs 0 होगा, यहां पे 0 होगा, यहीं से प्योर रोलिंग शुरू होगा। ठीक है बच्चों, हाँ 1-2 को डिवाइड करके भी आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1-2 को भी डिवाइड करके आ जाएगा, कर लीजिएगा। और डिस्क आई जो होगा वो हो जाएगा mr²/2। जब आप इसको h की वैल्यू में यहां पे पुट करते हो तो आपको मिलेगा कितना, r/2। मतलब डिस्क के लिए r/2 पे होगा, डिस्क के लिए r/2 पर होगा। ठीक है, ठीक है, तो डिस्क के लिए r/2 पर होगा, ये क्लियर है। इसी तरीके से फॉर सॉलिड स्फीयर अगर आप चाहते हो कि कहां पर हम इसको लगाएं F को, जहां से प्योर रोलिंग शुरू हो, तो 2/I हो जाएगा 2/5 mr²। तो H कितना आएगा इसके लिए, तो इसके लिए हो जाएगा 2/5 R। शायद सब लोग समझ गए, शायद सब लोग समझ गए। अब इसमें एक कंडीशन और है कि मान लो इफ H इज लेस देन I/mr और H इज ग्रेटर देन I/mr, तब क्या होगा। मतलब मेरा ये कहना है, आगे ले लेते हैं, कि इफ H इज लेस देन I/mr, तो I/mr से अगर छोटा हो जाए बच्चों तो क्या होगा, आप बताओ। H इज लेस देन I/mr, H अगर H वो हाइट है जहां पे प्योर रोलिंग हो रहा है। अब H अगर I/mr से छोटा हो जाए तो आप लोग बताओ जरा, इसकी रोलिंग की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि ट्रांसलेशन की। जैसे जैसे H अगर और छोटा होगा तो टॉर्क कम हो जाएगा, टॉर्क कम हो जाएगा, बट ट्रांसलेशन तो वही देगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ये बात समझ पा रहे हैं क्या बच्चों। इस केस में मैं कह रहा हूं, ये जो केस है जिसमें मैं बोल रहा हूं कि अपना ये जो H है अगर I/mr से छोटा हो जाए, यहां पे अगर आप फोर्स F लगाओगे जो कि H से F यहां लगा रहे हो और ये जो हाइट है वो I/mr से छोटी है ना, सेंटर ऑफ मास ये है, तो ये जो हाइट है वो I/mr से छोटी है। तो अगर H हमारा I/mr से छोटा होगा तो आप लोग बताइए ट्रांसलेशन की टेंडेंसी तो वही रहेगी, है ना, बट रोटेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी, टॉर्क कम हो जाएगा, है ना। तो टॉर्क कम हो जाएगा तो मतलब आप समझ रहे हैं कि इस पॉइंट पे आओ, शायद सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये पॉइंट में ये A है, A तो वही रहने वाला है, ए वही रहेगा बच्चों, क्योंकि ट्रांसलेशन F इक्वल टू ma तो वही रहेगा। इधर होगा R अल्फा, तो ये कम हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा H के कम होने से, तो A इज ग्रेटर देन R अल्फा होगा, तो पॉइंट P की फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत राहत देने वाला है, आपको चेकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, बस इसको चेक कर लीजिएगा अगर हाइट पे है तो यहां से A ग्रेटर देन R अल्फा होगा, मतलब पॉइंट P हैज फॉरवर्ड स्लिपिंग। अब स्टैटिक आ जाएगा, तो Fs(x) बैकवर्ड, Fs(x) बैकवर्ड, ठीक है। और सुनो, तो Fs जब बैकवर्ड आएगा तो जो ये अल्फा घट रहा था उसको फिर क्या करेगा, टॉर्क देकर उतना बढ़ा देगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में
शायद अब सबको समझ में आ गया होगा। एक केस और बन सकता है कि अगर h हमारा h ग्रेटर देन आई बाई एम आर हो जाए बच्चों, h ग्रेटर देन आई बाई एम आर हो जाए, तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। h अगर ग्रेटर देन आई बाई एम आर हो जाए तो क्या हो जाएगा, सबको पता है। h अगर ग्रेटर देन आई बाई एम आर हो जाए तो फिर से ट्रांसलेशन तो वही है, ठीक है। ठीक है, ए लेस देन अल्फा, ए लेस देन अल्फा, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल। ए लेस देन अल्फा मत बोलो, आर अल्फा, आर अल्फा बढ़ जाएगा बच्चों, यहां पे आर अल्फा बढ़ जाएगा, आर अल्फा बढ़ जाएगा, तो आर अल्फा अपना बढ़ जाएगा, आर अल्फा अपना बढ़ जाएगा एच ग्रेटर देन पे, इसकी मतलब फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी। आर अल्फा यहां पर ग्रेटर देन, आर अल्फा ग्रेटर देन ए होगा, ठीक है। तो पॉइंट पी हैज ए टेंडेंसी ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, सो एफ एस एक्स फॉरवर्ड। तो शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया कहानी, ये सारे केसेस आप इजीली हैंडल कर लोगे। कहां की मार्क्स पूछ रहे हो फिजिक्स में, कहां की, 12th की पूछ रहे हो कि आईआईटी का पूछ रहे हो, कहां की पूछ रहे हो? ठीक है, तो ये क्लियर है बच्चों। आईआईटी देखिए, हमारे टाइम में आईआईटी में सब्जेक्टिव, लास्ट 2005 में सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था 60-60 नंबर के, तो 60-60 नंबर के लगभग आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स थे। तो उसमें मेजर जो अपना था कंट्रीब्यूशन मेरा फिजिक्स का ही था, और 22 नंबर थे मेरे उसमें, 22 नंबर थे 60 में उस समय। चाहे अभी भी देख ही रहे हो, 50% पे रैंकर हो जाते थे, 30-35% पे सिलेक्शन हो जाता था, आज भी वैसे ही है। 12th में बहुत खराब थे भाई, 12th में बहुत खराब था स्थिति, 72 नंबर थे 12th में बस। तो यहां पे पॉइंट पी है टेंडेंसी ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग एफ एस एक्स, क्योंकि 12th तो पता ही नहीं था कैसे पेपर दिया कि ये सब क्या होता है कैसे नहीं था। चलिए, तो अब नेक्स्ट एक बात करते हैं बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन तो सबने देख ली कि कैसा रोल प्ले कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कैसा रोल प्ले कर रहा है सबने देखा कि स्टैटिक, आज हमने पूरी एनालिसिस स्टैटिक पे की और उसके क्वेश्चंस देखा। एक क्वेश्चन 5 मिनट है, एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, लेकिन वो बढ़ा जाएगा। स्पूल ऑफ थ्रेड करेंगे, स्पूल ऑफ थ्रेड वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्पूल ऑफ थ्रेड, तुम लोग की क्लास तो नहीं है अभी, क्या कोई क्लास है क्या? तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो, नहीं तो छोड़ूंगा फिर। स्पूल ऑफ थ्रेड स्टार्ट करेंगे, जल्दी बताओ, कोई क्लास तो नहीं है अभी? 10 मिनट 15 मिनट खींच सकता हूं। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन लेते हैं स्पूल ऑफ थ्रेड का, वो भी इंटरेस्टिंग है। तो स्पूल ऑफ थ्रेड का केस लेते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन होगी बच्चों। तो स्पूल ऑफ थ्रेड का मतलब ये है कि यहां पर हमारे पास एक जैसे लटाई चरखी जिससे आप पतंग उड़ाते हो, उसकी बात होने जा रही है ना।
उसकी बात होने जा रही, देखो। तो ये जितना आप कलरफुल देख रहे हो, ये सारे क्या है, इसमें थ्रेड लपेटे हुए हैं। और यहां पर ये जो थ्रेड का सिरा है, ये थ्रेड का सिरा लपेट कर यहां से कहीं पे यहां पे ऐसे आता है, आप इसे खींच रहे हो। मतलब आप इस चरखी का कौन सा व्यू देख रहे हो? फ्रंट व्यू देख रहे हो, सॉरी साइड व्यू। तो इस चरखी का आप कौन सा व्यू देख रहे हो? साइड व्यू, समझ गए? अब देखो ये चरखी है। अरे पतंग में, पतंग ऐसे ही तो उड़ाते हो, ये है ना तुम्हारा, देखो ये है, और इसमें आप धागा लपेटा होता है। इसी धागे को आप एक खींच रहे हो, आप इसको देख रहे हो इधर से, है ना, आप इसको देख रहे हो इधर से, तो आपको ये ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक दिख रहा है और यहाँ पे एक ये वाला दिख रहा है जिसपे धागा लपेटा है, और इसको आप ऐसे खींच रहे हो। ठीक है, ये कहानी है स्पूल ऑफ थ्रेड, इसी को कहते हैं स्पूल ऑफ थ्रेड। समझ जाओगे कि इसको बनाना पड़ेगा। मतलब यही है ना अपना स्पूल ऑफ थ्रेड, देखो इसी का फ्रंट व्यू बना हुआ है और कुछ नहीं है। ये ठीक है, ये धागा आप लपेटे हुए हो, इसको ऐसे खींच रहे हो। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, इसका इनर रेडियस है आर, इसका इनर रेडियस है आर। दूसरे कलर से कर देता हूं। इसका इनर रेडियस है आर और इसका कैप बिगर रेडियस है, मतलब कैपिटल आर। ये आर है बच्चों, ये स्मॉल आर है, और ये जो है थीटा है, ये आपको थीटा है, ये थीटा होगा। तो इसको भी चेक कर लो, ये यहां से तो ये भी थीटा होगा, ये तो समझ रहे। कैसे? ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये टेंजेंट ये नॉर्मल, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। शायद सब लोग समझ गए। नहीं, आपको मैं बता रहा हूं क्या करना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाएगा, ठीक है। ये टोटल सिस्टम का मास है m, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चरखी का I है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चरखी का I है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि थ्रेड का मास है कि किसका, पूरे सिस्टम का मास है m, और इसके चरखी का रेडियस I है, जो इसके अबाउट घूमेगा, अपने एक्सिस के अबाउट। ये किसके अबाउट घूम सकता है बताओ आप? ये अपने एक्सिस के अबाउट ही घूमेगा ना, ये अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा ना, अपने एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा इस तरीके से। तो ये I दिया हुआ है। अब बच्चों यहां पर आप इसको किसी फोर्स से पुल कर रहे हो, आप किसी फोर्स से इसको पुल कर रहे हो। तो आपको बताना है कि यहां पे इसकी प्योर रोलिंग शुरू हो, यहां पे इसकी प्योर रोलिंग शुरू होगी, तो हमें बताना है कि क्या हो रहा होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर इसके वजह से आपको पता है कि इसका कंपोनेंट ब्रेक होगा, ये तो देख पा रहे हो आप। इसमें इधर लगेगा एफ कॉस थीटा, इधर लगेगा बच्चों एफ साइन थीटा। तो एफ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये होगा एफ साइन थीटा जो वर्टिकल लगेगा। और इसके पास जो नॉर्मल रिएक्शन है, यहां पे इसके पास एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा,
और यहां पर एक mg आएगा, यहां पे एक mg आएगा, ये भी देख रहे हो। प्योर रोलिंग की कंडीशन चाहते हो, प्योर रोलिंग की कंडीशन चाहते हो, ध्यान देना यहां पे। अब बोलोगे सर यहां पे क्या एफएस का रोल आएगा, तो एफएस का रोल आएगा कि नहीं, तो देखो यहां पे हम मान लेते हैं अभी अपने आप की, भाई ये जब इधर से आप इसको करोगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये पीछे जाएगा, पीछे रोटेट होगा कि आगे रोल करता हुआ आएगा। चरखी के एक सिरे को अगर आप ऐसे खींच रहे हो तो आगे रोटेट होता हुआ आएगा कि पीछे रोटेट होता हुआ जाएगा, ये डिपेंड करेगा थीटा पे, वो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल क्या होगा हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको आपने खींचा तो ये मान लेते हैं कि ये क्या हुआ कि ये इसको खींचने पे हमने माना अगर आगे मानोगे तो इस पॉइंट की स्लिपिंग इधर होगी, तो आप एफएस इधर लगा दोगे। तो चलिए मैंने एफएस जो है इस पे इधर लगा दिया। ठीक है, आप कहीं भी लगा लीजिए, साइन के साथ आएगा अपने आप। इस एफएस की वजह से और एफ कॉस थीटा की वजह से इसको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास को ए मिलेगा। इसके पास दो चीजें होंगी, एक ए होगा तो इसके पास एक ए आएगा बच्चों, और अल्फा भी आएगा, और इस पॉइंट पे स्लिपिंग ना हो तो ए इक्वल टू आर अल्फा होना चाहिए। यहां पे भी बच्चे जो है थोड़ी गलती कर देते हैं, स्लिपिंग हमेशा कांटेक्ट पॉइंट की होती है। यहां देखेंगे तो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग पहले लिखेंगे, तो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग होगा ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा। दूसरी ट्रांसलेशन की इक्वेशन, ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या है, एफ कॉस थीटा, मैंने एफ एस इधर माना है तो एफ कॉस थीटा प्लस एफ एस लिखूंगा। तो एफ प्लस एफ एस, जो अगर मैं उल्टा मानता तो माइनस लिखता, एफ कॉस थीटा होगा यहां पे, तो एफ कॉस थीटा प्लस एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। और रोटेशन की इक्वेशन, तो रोटेशनल मोशन में देखो बच्चों टॉर्क कौन दे रहा होगा, ठीक है, टॉर्क कौन देगा बताइए। तो टॉर्क के लिए सीधे सीधे दिख रहा है कि ये एफ इस पे टेंजेंट है, तो इसका टॉर्क, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका कंपोनेंट लेके टॉर्क लें, नहीं, अननेसेसरी आप अपने मुश्किलें बढ़ाओगे। आप सीधे सीधे ये एफ है, टेंशन यही लगेगा ना यार, अरे भाई यहां पे जो एफ होगा टेंशन भी स्ट्रिंग में वही होगा, तो यही टेंशन या यही फोर्स एफ लग रहा होगा ना यहां पे भी। तो इस एफ का, यही तो एफ है जो जिससे आप पुल कर रहे हो, यही टेंशन के बराबर है। तो इस एफ का टॉर्क अल्फा के अपोजिट है और एफ एस का टॉर्क भी अल्फा के अपोजिट है। अच्छा मैंने अपोजिट ले लिया हुआ है, हाँ इसका टॉर्क इधर है और इसका भी टॉर्क इधर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं माइनस लिख दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेंशन, इसका टॉर्क होगा फोर्स इंटू स्मॉल आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अल्फा के अपोजिट, तो माइनस ले लूंगा। एफ एस का भी अपोजिट ही है तो माइनस ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने माना है उसी के अकॉर्डिंग कर देता हूं, एफ इंटू आर प्लस एफ एस इंटू कैपिटल आर इक्वल टू माइनस आई अल्फा। ये सबको समझ में आया भाई, ये सबको समझ में आया कि एफ एस का अल्फा के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज है, एफ का अल्फा के अपोजिट है ना, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। क्लियर है, दोनों का एंटी क्लॉकवाइज है जबकि अल्फा मैंने क्लॉकवाइज लिया हुआ है, और एफ एस का एफ एस इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो वहां से किया है, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा सा सॉल्विंग करते हैं स्मार्ट वे में। क्या करें, देखो हाँ ए इक्वल टू आर अल्फा है, तो अल्फा को मैं ए बाई आर लिख देता हूं, तो एफ आर
प्लस एफ एस आर इक्वल टू माइनस आई, अल्फा को मैं लिख रहा हूं ए बाई आर। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, आर कॉमन ले रहा हूं, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, आर कॉमन ले रहा हूं, तो एफ आर बाई आर प्लस एफ एस इज इक्वल टू माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं बच्चों। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ ऐड कर दे रहा हूं, इसको थर्ड मान ले रहा हूं, तो एडिंग फर्स्ट और थर्ड, नहीं ऐड करने पे नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो एफ कॉस थीटा 2 माइनस 3 कर दो, तो एफ एस कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, एफ कॉस थीटा माइनस एफ आर बाई आर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो एम ए माइनस माइनस प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर। तो यहां से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, एफ कॉमन ले लिया, कॉस थीटा माइनस आर बाई आर, ए एम ए कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो यहां से ए क्या आ जाएगा, ए हमें मिलता है एफ अपॉन एम, है ना। अच्छा, एम मैंने कॉमन ले लिया था, ठीक है, तो एफ बाई एम कॉस थीटा माइनस आर बाई आर अपॉन में 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये आया। आई माइनस नहीं लिया है भाई, आप जो को जब समझा रहा होते हो तो सो रहे होते हो, मैंने माइनस ये लिया है, आई को माइनस नहीं लिया है, टॉर्क अल्फा की वजह से लिया है ना। इनका ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है, ये किया है। तो हमारे पास ये आ गया ए, है ना। तो अब यहां से हमें एफ बाई एम कॉस थीटा माइनस आर बाई आर 1 प्लस आई बाई एम आर, ये इस स्पूल ऑफ थ्रेड का एक्सेलरेशन होगा जब ये प्योर रोलिंग करेगा। तो अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसका सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, वो थीटा पे डिपेंड करेगा। कैसे देखो, कॉस थीटा आप एफ एस भी निकाल सकते हो, अब एफ एस निकालना चाहोगे तो एफ एस लिख सकते हो एफ कॉस थीटा माइनस एम ए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप यहां से एफ एस भी निकाल सकते हैं, है ना। ए की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो एफ एस भी आपको मिल जाएगा। मेरा आपसे ये कहना है कि किसी पर्टिकुलर थीटा पे जब आप इसको खींच रहे होगे तो ये स्पूल ऑफ थ्रेड आगे घूमेगा कि पीछे घूमेगा, इस चीज की डिसाइड जो होगा वो कॉस थीटा माइनस आर बाई आर से होगा, है ना। तो ए अगर पॉजिटिव है इसका मतलब हुआ कि कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन आर बाई आर, तो कॉस थीटा अगर ग्रेटर देन आर बाई आर होगा तो ये स्पूल ऑफ थ्रेड आगे ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। और ए अगर इक्वल टू 0 है, इंटरेस्टिंग, तो कॉस थीटा इक्वल टू आर बाई आर पे होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आर बाई आर अगर कॉस थीटा इक्वल टू आर बाई आर हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहीं पर स्पिन करेगा, यहीं पर स्पिन करेगा। आप इसको जब खींचोगे तो वहीं पर घूमेगा वो आर, अगर कॉस थीटा आर बाई आर के बराबर है। और अगर पीछे जाएगा ए लेस देन 0 तब होगा जब कॉस थीटा लेस देन आर बाई आर होगा। तो ये कंडीशन है। आपका होमवर्क है कि इसमें आपका इसमें होमवर्क है कि एफ एस का एक्सप्रेशन डेराइव कर लीजिएगा, एफ एस का एक्सप्रेशन आप डेराइव कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से स्पूल ऑफ थ्रेड किसी पर्टिकुलर थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आर बाई आर पे डिपेंडेंसी रखेगा कि ये पीछे जाके रोल करता हुआ पीछे जाएगा, रोल करता हुआ आगे जाएगा, कि यहीं पर केवल स्पिन करेगा। दिस ऑल 3 कंडीशंस कैन बी डिसाइडेड बाय आर बाई आर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, एफएस को डिराइव कर लीजिएगा स्पूल ऑफ थ्रेड के लिए, ठीक है बच्चों। भाई मैंने कितनी बार बताऊं, मैं तख्ती टांग दूं, मैंने बोला 2-3 लेक्चर और हो सकते हैं रोटेशन के। आप लोग यार बहुत इरिटेट करते हो, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे बहुत इरिटेट करते हैं, उनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। मैं उनको यही सलाह दूंगा, देखो लाइफ में आईटीएन बनना जरूरी नहीं है भाई, ठीक है।
मैं उनको वही सलाह दूंगा जिनको यहाँ मजा आता है, जिनको पढ़ के खुशी मिलती है, जिनको लगता है कि नहीं हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारे सेहत में साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमें और अच्छा लग रहा है, तो वो लोग पढ़ें। बाकी लोग कहीं और पढ़ें, बहुत दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, जहां उनको दिल की ठंडक मिलती हो वो करें, ठीक है। तो वो चीजें हैं, यहाँ पे फालतू पढ़ने लोगों की जरूरत नहीं है। मैं उनसे मतलब बोलूंगा यही कि उनको यहाँ पे अपना वो समय बर्बाद करें। अभी शाम में जाके वो बढ़िया खेल सकते हैं, उनके हेल्थ के लिए फायदेमंद है कि नहीं। वो अपनी आंख और हेजार्ड्स, जितने हेजार्ड्स है वो झेल रहे हैं, और उनको यहाँ पे मान लीजिए लेवल भी नहीं उनको लग रहा है कि भाई हमें तो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे पढ़ाई नहीं करनी है, हमें स्कूल की पढ़ाई करनी है, हमें केवल जेई मेंस की पढ़ाई करनी है, वो लोग यहाँ पे मत पढ़ें। मैं उनको यही सलाह दूंगा, उनके मतलब सेहत के लिए मैं हमेशा सही सलाह देता हूँ, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे बिल्कुल मत पढ़ें, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। जिनको लगता है कि हम यहाँ पढ़ के कुछ अलग कर रहे हैं, जो भेड़ बकरी की नहीं कर रही है, हम भीड़ से अलग कुछ कर रहे हैं, वो लोग पढ़े यहाँ पे। बाकी लोग जाएं जहाँ पे पढ़ना है वहां पढ़ें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।